जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इतिहास चैप्टर पढ़ेंगे और जैसा कि पहले पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं भारत में राष्ट्रवाद। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। तो समझिए कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ और इसका क्या कारण था। तो देखिए, तो खिलाफत आंदोलन क्या था उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप, यानी कि ब्रिटेन के खिलाफ जो तुर्की की पराजय हो चुकी थी उसके फलस्वरूप वहां का ऑटोमन का साम्राज्य हुआ करता था। कहाँ में? तुर्की में। ऑटोमन का साम्राज्य जो हो गया पूरी तरह से विघटित हो गया। विघटित माने होता है टूट गया, जिस पर ब्रिटेन सरकार वहां कब्जा कर लिया। ऑटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन के कब्जे, ब्रिटेन का किया अपने कब्जे में ले लिया। तो क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया, जो तुर्की को अपने ही शेष प्रदेश में, अपने ही प्रदेश में जो तुर्की है वो अपने ही प्रदेश में और अपने ही सतह से उसे वंचित होना पड़ा। तो चूंकि ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक होता था ना, ऑटोमन साम्राज्य का शासक, देख सकते हैं ऑटोमन साम्राज्य को, यही ऑटोमन साम्राज्य है। मैप आपको दिखाई दे रहा होगा ऑटोमन साम्राज्य, और ये है तुर्की के शासक। तो जो तुर्की के सुल्तान या तुर्की साम्राज्य का जो शासक होता था वो तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा माना जाता था। खलीफा का मतलब भी करता है सुल्तान। अतः भारत के मुसलमानों को, जो भारत के मुसलमान थे, भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह जो दुर्व्यवहार था भारतीय मुसलमान को पसंद नहीं आया। भारतीय मुसलमान जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को, जो वादा किया था अंग्रेज, वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे। जो अंग्रेज वादा किया था कि हम यहाँ पर जिम्मेवार सरकार की स्थापना करेंगे, तो वो वादा खिलाफी के रूप में, विश्वासघात के रूप में देखते थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए विवश कर दिया। विवश करने हेतु जोरदार आंदोलन भी किया। इसी को हम क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ठीक, यानी कि जब क्या हुआ था कि तुर्की की पराजय हो गई थी ब्रिटेन के खिलाफ, तो वहां का जो ऑटोमन साम्राज्य था वो ब्रिटेन वहां पर अपनी सत्ता, ब्रिटेन कब्जा कर लिया उस पर, ऑटोमन साम्राज्य पर ब्रिटेन कब्जा कर लिया। तो जब तुर्की देखा कि अपने ही सत्ता से उसे वंचित होना पड़ रहा है, क्योंकि तुर्की के जो सुल्तान होता था इस्लामिक संसार का खलीफा माना जाता था, और अपने ही शेष प्रदेश में अपने ही सत्ता से वंचित जब होना पड़ा, तो क्या हुआ कि इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, क्योंकि जो वहां ब्रिटेन बोला था, वादा किया था, वो अपने वादा के खिलाफ निकला। इसी पर भारतीय मुसलमानों ने 1920 में एक जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया। इसी को खिलाफत आंदोलन की कहा जाता है। अब इसके जो खिलाफत आंदोलन जो था, आंदोलनकारियों के 3 सूत्री मांग थी। और 3 सूत्री में पहला मांग जो था वो था कि तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह अपने इस्लाम की रक्षा कर सके। यानी जो खलीफा सुल्तान को प्राप्त लौकिक अधिकार वहां प्रदान किया जाए ताकि वह अपने इस्लाम को की रक्षा कर सके। और दूसरा मांग था कि अरब प्रदेशों को मुस्लिम शासक के अधीन किया जाए। और तीसरा मांग था कि खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। यानी सुल्तान को मुसलमानों के जो पवित्र स्थल होते हैं जैसे मस्जिद हो गया, उसका संरक्षक बनाया जाए, यानी उसको देखभाल करने के लिए बनाया जाए। यही 3 सूत्री मांग थी आंदोलनकारियों की। अब देखिए, 1 नंबर के में पूछता है आपका कि भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो यही आंसर बोलिएगा कि पूरे भारत में 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया। इसके बाद समझिए, महात्मा गांधी को
खिलाफत आंदोलन का नेता बनाया गया। ठीक, महात्मा गांधी को इसका क्या बने, इसके नेता बने या इसके अध्यक्ष बने। और महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम एकता को महान अवसर के रूप में देखा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1920 में हुआ था। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो सितंबर 1920। गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित करके असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। और उसके बाद दिसंबर 1920 में के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। इसके बाद सितंबर में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, उसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ। इसके बाद हम लोग समझते हैं असहयोग आंदोलन, कि असहयोग आंदोलन क्या था और इसे प्रथम जन आंदोलन क्यों देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो देखिए कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। और इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण था कि पहला तो खिलाफत का मुद्दा जो तुर्की में हुआ था उसी के मुद्दा उठाकर, दूसरा था कि जो पंजाब सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, जो पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए न्याय प्राप्त करना, और बर्बर जो निर्दोष लोगों की जो हत्या कर दिया था उसको दंडित करने का प्रावधान था। और जो तीसरा था कि स्वराज की प्राप्ति करना, कि अपना स्वयं का राज यानी कि अंग्रेज स्वयं का राज प्रदान कर दें। ठीक, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया कि पहला यही कि अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने के लिए उसके विध्वंसक कार्य करना चाहिए, जैसे कि औपनिवेशिक पदों से त्याग दे देना या सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना और विधान परिषद के चुनावों का भी बहिष्कार करने के साथ साथ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने तक भी शामिल था। तो ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा समझिए कि दूसरा क्या कारण था कि जब ये सब सरकारी पदों का त्याग करना, सरकारी स्कूलों को त्याग कर दिए, तो इसके बाद रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, यानी न्यायालय में न जाकर फैसले मानने के बजाय गांव के पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों को स्थापित करना ताकि जो सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किए हैं छात्र वो अपना पढ़ाई जारी रख सके, और स्वदेशी अपनाना यानी अपने देश में जो खादी वस्त्र हो गया ये सब जो बनता है चरखा द्वारा उसको अपनाना और चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, और तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना और 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना। यानी ये सब क्या था, असहयोग आंदोलन में शामिल था। यही सब बात को लेकर असहयोग आंदोलन चलाया गया। बस आज के लिए इतना ही।